इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मयंक सक्सेना जी को कि वो हमारे समक्ष आकर अपनी कुछ पंक्तियां हमें सुनाएं। तो जोरदार तालियां मयंक सक्सेना जी के लिए। ना फिराना पड़े एक बार फिर सच की खिलती कलियों पर खंजर, फिर ना बहे तनों से खून। दुआ कर लेता हूँ सूरज की रोशनी ना हो जाए इतनी तेज कि जल जाए पानी के दरख्त। हवा से प्रार्थना करूँगा कि धीरे चले, गरीब की कुटिया को संभाल कर बचाते हुए। पानी बरसे ज़रूर बरसे, पर बरसे तो कहीं सुखा ना दे आँखों के दरिया। पानी बरसे, हवा से प्रार्थना करूँगा कि धीरे चले, गरीब की कुटिया को संभाल कर बचाते हुए। पानी बरसे ज़रूर बरसे, पर बरसे तो कहीं सुखा ना दे आँखों के दरिया। और जीवन इतना ना मिले कि जीना ही हो जाए मुश्किल। जीवन इतना ना मिले कि जीना ही हो जाए मुश्किल। और ऐसी प्रार्थना गाते हुए हर रोज़ चल देता हूँ काम पर। कहीं साइकिल पर झोला लटकाए, कहीं जंग लगे पुराने नंबर खोए स्कूटर पर। ये जानते हुए कि प्रार्थनाएं केवल अक्षमता दिखाती है। एक कविता है मेरी बरगद, अभी वो संग्रह देखा इनका। बरगद जो है वो मैं 2-2.5 साल पहले अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहा था, फैसला आने के पहले हाई कोर्ट का। और अयोध्या में घूमते हुए वो कविता दिमाग में आई थी कि एक कस्बा है जो शायद आज बड़ा शहर हो सकता था। अयोध्या के लोग हैं और बाकी आप लोग जो है जोड़ते जाइएगा। कहीं किसी शहर में एक पंछी ने कुछ बीज छिटकाए, मौसम ने कुछ बीज पनपाए, उगा एक बरगद। कहीं किसी शहर में एक पंछी ने कुछ बीज छिटकाए, मौसम ने कुछ बीज पनपाए, उगा एक बरगद। उस मंदिर के आंगन में बढ़ता गया आदम कद, फिर बन गया बुद्ध। औरतों ने उस पर धागे कसे, परिक्रमा की उपवास रखे। औरतों ने उस पर धागे कसे, परिक्रमा की उपवास रखे। उसकी डालियों पर जटाओं में बच्चे झूले हंसे। हुआ वो गदगद, और चढ़ा और बढ़ा, और चढ़ा और बढ़ा। बढ़ती ऊंचाई, फैलती शाखाएं, झूमती जटाएं, निकल मंदिर के आंगन से जा पहुंची पड़ोस के बरामदे में। बढ़ती ऊंचाई, फैलती शाखाएं, झूमती जटाएं, निकल मंदिर के आंगन से जा पहुंची पड़ोस के बरामदे में। छा गई मस्जिद के वजू के हौज पर, छाँव करने लगी नमाजियों के सर। बढ़ती ऊंचाई, फैलती शाखाएं, झूमती जटाएं, निकल मंदिर के आंगन से जा पहुंची पड़ोस के बरामदे में। छा गई मस्जिद के वजू के हौज पर, छाँव करने लगी नमाजियों के सर। बरगद पर बसने लगे परिंदे, बुनने लगे घोंसले। बरगद पर बसने लगे परिंदे, बुनने लगे घोंसले। किसी को भगवान मिला, किसी को खेल, किसी को छाँव, पंछियों को घर। किसी को भगवान मिला, किसी को खेल, किसी को छाँव, पंछियों को घर। एक दिन मगर शहर में आग सी बरसी। एक दिन मगर शहर में आग सी बरसी। मरे इंसान गिनती में आए हिंदू मुसलमान। एक दिन मगर शहर में आग सी बरसी। मरे इंसान गिनती में आए हिंदू मुसलमान। बरगद जानता न था फर्क करना। बरगद जानता न था फर्क करना, पर एक दिन उससे पूछे बिन इंसानों ने किया गजब, बना दिया बरगद का भी मजहब। बरगद जानता न था फर्क करना, पर एक दिन उससे पूछे बिन इंसानों ने किया गजब, बना दिया बरगद का भी मजहब। तिलक बोला बरगद हिंदू है, तिलक बोला बरगद हिंदू है। टोपी ने कहा मुसलमान, बरगद कुछ न बोला रह गया हैरान। तिलक बोला बरगद हिंदू है, टोपी ने कहा मुसलमान, बरगद कुछ न बोला रह गया हैरान। फिर तिलक त्रिशूल बन गया, फिर तिलक त्रिशूल बन गया, टोपी तलवार मचा हाहाकार। फिर तिलक त्रिशूल बन गया, टोपी तलवार मचा हाहाकार। कुछ भी पहले सा ना रहा, उस साल बारिश नहीं हुई, सिर्फ खून बहा। फिर तिलक त्रिशूल बन गया, टोपी तलवार। फिर तिलक त्रिशूल बन गया, टोपी तलवार मचा हाहाकार। कुछ भी पहले सा ना रहा, उस साल बारिश नहीं हुई, सिर्फ खून बहा। अब बरगद के चारों ओर खाकी का पहरा है, जहाँ चहकते थे परिंदे सन्नाटा गहरा है। अब बरगद के चारों ओर खाकी का पहरा है, जहाँ चहकते थे परिंदे सन्नाटा गहरा है। मंदिर में कब से बरगद सींचा नहीं गया है, मस्जिद पर छाई डालियों को काट दिया है। न वहाँ गाती औरतें हैं, न खेलते बच्चे, न सुस्ताते नमाजी। न वहाँ गाती औरतें हैं, न खेलते बच्चे, न सुस्ताते नमाजी। पंछी जो सुबह अजान से जागते थे, आरती के वक्त घोंसलों में भागते थे। पंछी जो सुबह अजान से जागते थे, आरती के वक्त घोंसलों में भागते थे। मंदिर में जाने चुक कर वजू के पानी पर झुककर, मंदिर में दाने चुक कर वजू के पानी पर झुक कर करते थे जिंदगी बसर। पंछी दरबदर हैं, पंछी वो दरबदर हैं। मंदिर में अभी भी बज रहे हैं शंख, नमाज में अभी झुक रहे सर हैं। लेकिन इंसानों के झगड़े में बरगद ठूठ, पंछी बेघर हैं।
मयंक जी की कविता के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि आप सभी सहमत होंगे कि हमारे समाज में फैली कुरीतियां और प्रिय फिल्म जगत के मजे हुए फनकार आइजोन्स के एसोसिएट डायरेक्टर अभिनव कांत चतुर्वेदी सर, तो तालियों की गड़गड़ाहट से बुलाना चाहूंगी हमें अभिनव सर को। कि वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, लेकिन अपनी बाईं आंख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप ही चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, एक लड़की बैठी थी क्लास में, नाम था उसका सुरेखा। यहाँ कोई है तो नहीं? एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी, पास में, नाम था उसका सुरेखा। उसने हमें देखा और बाईं आंख चल गई। थोड़ी देर बाद हमें याद प्रिंसिपल ने बुलाया, एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया। हम बोले जी भूल हो गई। बोले कहीं ऐसा भी होता है भूल? शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकत करते स्कूल में? इससे पहले कोई बयान कर पाते, फिर चल गई। तो हुआ ये परिणाम के कट गया नाम वो मुश्किल तमाम, तो एक मिला काम। वो भी इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, एक लड़की अड़ी, अचानक मुड़ी नजर उसकी हम पर पड़ी और बाईं आंख सर पर पांव रखकर भागे, लोग पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में। तभी पूछा उस घर वाली ने, कौन? हम खड़े रहे मौन, इससे पहले कोई बयान कर पाते, फिर चल गई। बात में हम उससे पहले कोई बनियान बन गया कुर्ता, मार मार के बना दिया फुर्ता। पता नहीं कब तक निकालते रहे रोश, और जब आया होश तो देखा कि हॉस्पिटल में पड़े थे। डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने एक आंख खोली, एक तो चलती थी। हमने एक आंख खोली तो एक नर्स बोली, दर्द कहाँ है? हम कहाँ बताते, इससे पहले कुछ कह पाते, फिर चल गई। नर्स तो कुछ नहीं बोली, मगर डॉक्टर को खल गई। शर्म नहीं आती, मोहब्बत करते हॉस्पिटल में। तो इसके बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, कहना साहब केस आपका बिगड़वा देगा, और कुछ नहीं हुआ तो मरा हुआ कहकर जिंदा ही गड़वा देगा। तो एक दिन बाप जी हमारे बोले हमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो। लड़की मैंने देख रखी है, जरा हेल्थ में अच्छी है, और फिर बेटा यहाँ भी तो पढ़ती है, खोटे सिक्के हो चल जाओगे, बड़े होकर बाप का नाम कमाओगे। तो हम पहुंचे रुड़की देखने, लड़की तो हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली यात्रा में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, और बाईं आंख चल गई। सास बेसब्री के बदल गई, बोली लड़की तो अंदर है। मैं लड़की से खड़ी हो गई, हमारे बाप जी का सारा प्लान ही धो गई। आप जी बोलो क्या कहे तुमसे, क्या फायदा मुंह लटकाने से? डूब मरो चुल्लू पर पानी में, नहीं डूब सकते तो हाथ फोड़ लो, वरना हमसे नाता ही तोड़ लो। अरे जहां जाते हो पिट के आते, भगवान जाने कैसे चलाते हो। मेरा मतलब जवान हो या वृद्धा, बूढ़ी हो या अद्धा, एक लड़की अगर मिल जाए तो श्री शैल चतुर्वेदी को जरूर बतलाएं। धन्यवाद। इनकी कविताओं से वाकिफ हैं हम भली भांति, इनकी कविताओं से वाकिफ हैं हम भली भांति। इनकी रचनाओं में एक अलग अदा निखर कर आती, जो अर्थ के अर्थ निकालते अनेक, वो है हमारे आदरणीय विवेक त्रिपाठी। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए विवेक त्रिपाठी सर को। दुल्हन मिल रही है, बिकाऊ दुल्हों की जगह नहीं है। जाति धर्म और उम्र का बंधन नहीं है, जल्दी करो स्टॉक सीमित है। मेरी पीड़ा को वृद्धजन बड़े गौर से देख रहे थे, और आपस में एक दूसरे को आंख मार रहे थे। वृद्धजन मंद मंद मुस्काए और कहे कि चलो सेकंड इनिंग खेली जाए। वृद्धजन मंद मंद मुस्काए और कहे कि चलो सेकंड इनिंग खेली जाए। जब यही कंपटीशन नजर आया तो मैं तैस में चिल्लाया कि वहां आइटम डांस नहीं हो रहा है, वहां आइटम डांस नहीं हो रहा है जो बगैर सिग्नल के भगे जा रहे हो। वहां योग, युवा और बौद्धिक व्यक्ति की आस है, सही मायने में कवि की तलाश है। बुढ़े गुर्राए वे चुप, पहले गरीबी रेखा से ऊपर उठ, फिर स्वयंवर में जाना। अब धोती कुर्ता आउटडेटेड है, ये हाईटेक है जमाना। मैंने खून का घूंट पिया और नहीं निकली बोली, उधर बुड्ढों ने मूड फ्रेश करने के लिए शैंपेन खोली। मैं नहीं चाहता था कि स्वयंवर का मौका हाथ से निकल जाए और हमेशा के लिए एक्सपायरी डेट की मुहर लग जाए। मैं वहां से खिसक लिया और स्वयंवर के लिए चल दिया।
स्वयंवर का सीन शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वयंवर का सीन शुरू होता है। बड़े से फार्म हाउस में एक मंडप गड़ा था। उदास चेहरे की जगह विजयी मुस्कान लिए एक मंच पर लड़की का बाप खड़ा था। फूलों की सुगंध में कहीं दहेज की दुर्गंध नहीं थी। वरमाला लिए बाप के बगल लड़की खड़ी थी। मंच के दोनों तरफ सोफा सेट लगे थे, उन पर दूर दूर से आए दूल्हे बैठने लगे थे। मैंने भी एक कोने एनआरआई की जगह कुर्सी थाम ली। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और नजरें फेर दी। कभी हंसता, खिलखिलाता, गुदगुदाता, कभी आशंकाओं का परचम लहराता। अंतराल का विषय क्रम काफी विषम, उलझन भरा है। मामला सिर्फ आजादी का नहीं, यह तो जीवन के पक्षों से जुड़ा है। अवमूल्यन अवसरवाद के दौर में मूल्यों संस्कारों पर बादल घना है। अंतराल का विचार प्रवाह काफी त्वरित वेग भरा है। पहले मसला पीढ़ियों के अंतर का था, अब पीढ़ियों के अंदर ही द्वंद्व मचा है। टूटती बिखरती प्रतिबद्धताओं के दौर में पद प्रतिष्ठा पैसा अंतिम लक्ष्य बना है। अंतराल का वैचारिक आधार कुछ विखंडित है। राष्ट्रीय प्रगति स्वाभिमान की बजाय राजनीतिक हिस्साधन महिमामंडित है। जनसंख्या नियंत्रण तो पीछे छूट गया, लेकिन आखिर मन में सवाल आता है, क्या मैं सचमुच कवि हूं? क्या सिर्फ मूक दर्शक रहकर, कुछ कहकर, कुछ सुनाकर, भावहीन प्राणहीन शब्दों को रचकर, निष्क्रिय प्रभाव शून्य रचयिता बनकर, सार्थक बदलाव में असमर्थ रहकर शून्य में कविता की जा सकती है? यदि हाँ, तो सचमुच मैं कवि हूं।